नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द अर्थ पर। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जनांगीय संक्रमण सिद्धांत के बारे में। इस चैप्टर में यानी जनसंख्या वितरण घनत्व तथा वृद्धि चैप्टर में अपन ने वितरण के बारे में पढ़ लिया था, जनसंख्या के बारे में पढ़ लिया था, घनत्व के बारे में पढ़ लिया था, वृद्धि के बारे में पढ़ लिया था। अब जनसंख्या वृद्धि के संबंध में एक सिद्धांत है जो बहुत बार उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। लगभग हर साल उससे कुछ ना कुछ पूछा जरूर जाता है। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो अपना जो टॉपिक है वह है जनांगीय संक्रमण सिद्धांत। यानी जनांगीय संक्रमण सिद्धांत में जनसंख्या को अलग अलग भागों में अलग अलग अवस्थाओं में बांटकर अध्ययन किया गया है, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसके अंतर्गत आप स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। इसी प्रकार आप अपने घर पर रहें और सुरक्षित रहें। हम द अर्थ परिवार आपकी स्वास्थ्य की मंगल कामनाएं करता है। दोस्तों, देखते हैं जनांगीय संक्रमण सिद्धांत। दोस्तों, जनांगीय जो संक्रमण सिद्धांत है उसका प्रतिपादन सन 1929 में किया गया। सन 1929 में इसका प्रतिपादन किया गया, जो कि थॉमसन व नोटेस्टेन के द्वारा किया गया। थॉमसन व नोटेस्टेन के द्वारा किया गया। इन दोनों के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया सन 1929 ईस्वी में। यह सिद्धांत जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास की प्रक्रिया के बीच के संबंध को बताता है। किसके संबंध को बताता है? जनसंख्या वृद्धि व आर्थिक विकास, इन दोनों के जो संबंध है, इन दोनों का संबंध बताता है। कौन बताता है? जनांगीय संक्रमण सिद्धांत बताता है। दोस्तों, जनांगीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1929 में थॉमसन व नोटेस्टेन के द्वारा किया गया। यह सिद्धांत जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास की जो प्रक्रिया है उन दोनों के मध्य का जो संबंध है उसे प्रदर्शित करता है। दोस्तों, इस सिद्धांत की सहायता से, जनांगीय संक्रमण सिद्धांत की सहायता से किसी भी क्षेत्र के भविष्य में जनसंख्या का जो आकलन है वह भी किया जाता है। यानी किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या कैसे बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, उसका आकलन भी हम जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के आधार पर कर सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में परिवर्तन 5 प्रमुख अवस्थाओं के रूप में किया गया। कितनी अवस्थाओं के रूप में किया गया? 5 अवस्थाओं के रूप में किया गया। यानी जो जनसंख्या में जो परिवर्तन होगा किसी भी क्षेत्र की, उस जनसंख्या का परिवर्तन हम 5 अवस्थाओं के आधार पर अध्ययन करते हैं। देखते हैं 5 अवस्थाएं वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जनांगीय संक्रमण सिद्धांत की अवस्थाओं की। 5 अवस्थाएं बताई गई है, जिसमें देखते हैं अपन प्रथम अवस्था। दोस्तों, प्रथम अवस्था के अंतर्गत नोटेस्टेन व थॉमसन ने बताया कि इस अवस्था में जन्म दर व मृत्यु दर दोनों उच्च होती है। क्या होती है? जन्म दर, मृत्यु दर कैसी मिलती है? उच्च मिलती है, ज्यादा मिलती है। यानी जन्म लेने वालों की तथा मरने वालों की दोनों की संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है। इसलिए यहां जनसंख्या वृद्धि की जो स्पीड है वह कैसी मिलती है? धीमी। यानी जनसंख्या वृद्धि धीमी गति से होती है। कैसे होती है? धीमी गति से होती है। क्यों? जन्म लिए, मान लो 100 व्यक्तियों ने जन्म लिया और 90 मर गए, तो जो वृद्धि दर है वह तेज होगी, धीमी मानी जाएगी। क्योंकि जन्म 100 ने लिया, 90 लोग मर गए, तो आंकड़ा लगभग क्या हो गया? बराबर आ गया, टच हो गया। तो वृद्धि दर कैसी होगी? धीमी वृद्धि दर। दोस्तों, इस धीमी वृद्धि दर के कई कारण हैं। इसके जनसंख्या वृद्धि जो है वह धीमी गति से होती है, उसके कई कारण हैं। एक सबसे बड़ा कारण है अशिक्षा। लोगों में शिक्षा की कमी के कारण यह स्थिति पैदा होती है। दूसरा है दोस्तों रूढ़िवादी विचारधारा। तीसरा है महामारी और चौथा है भोजन की अनिश्चित आपूर्ति।
भोजन की अनिश्चित आपूर्ति। ये सभी कारण हैं जिसकी वजह से इन क्षेत्रों में जो जनसंख्या की वृद्धि है वह धीमी मिलती है। अब देखते हैं कौन कौन उदाहरण, कौन कौन से क्षेत्रों में लगभग जनसंख्या की वृद्धि दर धीमी देखने को मिलती है। तो दोस्तों उदाहरण के तौर पर अपन देखेंगे सूडान तथा कांगो। सूडान तथा कांगो प्रदेशों में देखने को मिलता है कि यहाँ की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वह बहुत धीमी गति से होती है, अर्थात जन्म दर यानी जन्म लेने वाले लोगों की संख्या भी ज्यादा होती है और मरने वाले लोगों की संख्या भी क्या होती है, ज्यादा होती है। अब बात करते हैं द्वितीय अवस्था की। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम आएगा आपके। अब बात करते हैं दोस्तों द्वितीय अवस्था की। दोस्तों द्वितीय प्रथम अवस्था के अंदर जो जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों क्या मिली थी, उच्च मिली थी, और जनसंख्या की जो वृद्धि है उसकी गति कैसी थी, धीमी गति थी। अब बात करते हैं द्वितीय अवस्था में। दोस्तों द्वितीय अवस्था में बात जन्म दर है वो तो क्या मिलती है, उच्च, तथा मृत्यु दर निम्न मिलती है। यानी जन्म लेने वालों की संख्या तो क्या होती है, ज्यादा, और मरने वालों की संख्या में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। द्वितीय अवस्था में जन्म लेने वालों की संख्या अधिक और मरने वालों की संख्या में कमी आ जाती है, यानी मरते लोग कम है, सिर्फ जन्म लेने वालों की संख्या ज्यादा होती है। तो यहाँ की जनसंख्या है वह निरंतर बढ़ती रहती है। उदाहरण के तौर पे देखें तो अफ्रीका महाद्वीप के देश, अफ्रीका महाद्वीप के देश। दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप के जितने भी देश हैं उनमें जन्म दर तो ज्यादा मिलती है तथा मृत्यु दर बहुत कम मिलती है। तो यहाँ जनसंख्या की जो वृद्धि दर है बहुत तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ती है। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। दोस्तों तीसरी अवस्था की। दोस्तों तीसरी अवस्था में जो जन्म दर है वह तो अधिक मिलती है, लेकिन जो मृत्यु दर है वह मध्यम हो जाती है। जन्म दर तो मिलती है अधिक तथा मृत्यु दर मध्यम, मृत्यु दर मध्यम हो जाते हैं, यानी मरने वालों की जो संख्या है वह मध्यम होती है, जिसके कारण जनसंख्या में तीव्र गति से क्या होती है, वृद्धि। जनसंख्या में क्या होती है, तीव्र वृद्धि, यानी जनसंख्या बहुत तेज गति से बढ़ती है। जन्म लेने वालों की संख्या तो क्या हो गई, ज्यादा, और मरने वालों की संख्या क्या हो गई, बिल्कुल मध्यम, यानी बहुत कम हो गई। तो जनसंख्या है वह तेज गति से क्या करेगी, वृद्धि करती, जिसके कारण इस अवस्था को जनसंख्या विस्फोट अवस्था भी कहते हैं। जनसंख्या विस्फोट की अवस्था भी कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट की अवस्था भी कहते हैं। इसके अंदर जन्म लेने वालों की संख्या अधिक, मरने वालों की संख्या कम, तो जनसंख्या वृद्धि क्या होगी, बहुत तेज गति से होगी, यानी इसे जनसंख्या विस्फोट की अवस्था भी कहा जाता है। दोस्तों उदाहरण के तौर पे देखें कि ऐसी यह स्थिति विश्व के कौन कौन से देशों में मिलती है। तो दोस्तों पहला है पाकिस्तान, भारत, नेपाल, चीन, और लगभग पूरे एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप के लगभग देशों में ऐसी स्थिति देखने को मिलती है जहां जन्म लेने वालों की संख्या तो अधिक तथा मरने वालों की संख्या मध्यम होती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों इसका, ताकि आपके समझने में आसानी रहे। बात करते हैं दोस्तों चौथी अवस्था की। दोस्तों इस अवस्था में जन्म दर तो मिलती है मध्यम, जन्म दर तो मिलती है मध्यम, तथा मृत्यु दर की क्या आती है, कमी, तथा मृत्यु दर में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। जन्म लेने वालों की संख्या तो मध्यम हो जाती है तथा मृत्यु दर में भी क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। दोस्तों यह स्वरूप विश्व के ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड,
आदि देशों में देखने को मिलती है। अब बात करते हैं पांचवी अवस्था की, अंतिम अवस्था की। दोस्तों जनसंख्या वृद्धि है वह यहाँ स्थिर अवस्था में मिलती है, यानी पांचवी अवस्था में आते आते जनसंख्या है वह स्थिर अवस्था में मिलती है, मतलब स्थिर हो जाती है, न तो बढ़ती है न ही घटती है। अर्थात जन्म लेने वालों यानी जन्म दर में भी क्या आ जाती है, कमी, तथा मृत्यु दर में भी क्या आ जाती है, कमी। मृत्यु दर में भी क्या आती है, कमी। दोनों में क्या आ जाती है, न तो जन्म लेने वालों की संख्या बढ़ती है न ही मरने वालों की संख्या बढ़ती है, तो दोनों कैसी अवस्था में आ जाते हैं, स्थिर अवस्था में आ जाते हैं। अधिकांश जनसंख्या ऐसी है जो शिक्षित व नगरों में रहती है। यह स्थिति कब आती है, जब अधिकांश जो जनसंख्या है, अधिकांश जनसंख्या है वह नगरों में रहती है और शिक्षित होती है, नगरों में रहती है वह शिक्षित होती है, तब ऐसी अवस्था जन्म लेती है, यानी स्थिर अवस्था में वह क्षेत्र आते हैं। जैसे यूरोप के अधिकांश राष्ट्रों को इसमें शामिल किया गया है। किसको, यूरोप के अधिकांश राष्ट्रों को तथा जापान, यूरोप तथा जापान दोनों को इसके अंदर शामिल किया गया है। यह है पांचवी अवस्था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों इसका। दोस्तों इस प्रकार जो जनांकीय जो संक्रमण सिद्धांत है वह अपना कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छी तरीके से आसानी से यह समझ में आया होगा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने के कारण इसको अपन ने अलग ही क्लास के लिए टॉपिक बचा के रखा था, ताकि आपको समझने में आसानी हो, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह आसानी से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कीजिए।